नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है आओ ज्योतिषी के लाइव में आकाश परिचय। आकाश परिचय में हम नक्षत्रों का स्वरूप और उनका प्रभाव जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब तक हमने अश्वनी नक्षत्र से लेकर आश्लेषा नक्षत्र तक के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर आप लोगों के बीच में साझा की। अब हम मघा नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र तक की जो डिटेल्स हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो इस आज के कार्यक्रम में आपके सामने साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में यह चक्र आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें सारे के सारे नक्षत्र दिख रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको नक्षत्र के बारे में डिटेल में समझाया भी है। आज हम बात करने वाले हैं, अब तक हमने अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा के बारे में समझ लिया। आश्लेषा जो कि मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक यहाँ पर हमने देख ली, यानी कि 4 राशियाँ देख ली। अब इसके बाद में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र तक की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र की, जो नक्षत्र है कौन सा, मघा नक्षत्र। तो अब हम मघा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि केतु इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। इस नक्षत्र के केतु कौन हो जाते हैं, मालिक माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं। कौन से, मघा नक्षत्र के। मघा नक्षत्र क्योंकि आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ कि कोई भी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। पूरा का पूरा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब इस नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र को गंडमूल में भी शामिल किया जाता है और ये केतु का नक्षत्र है। इसके स्वामी केतु होते हैं। इस नक्षत्र में ये जो नक्षत्र आएगा वो सिंह राशि वालों के लिए आता है। जिनकी राशि सिंह होती है उसमें मघा नक्षत्र आता है। तो मघा नक्षत्र के चारों चरण जो होंगे वो सिंह राशि में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मघा नक्षत्र में अगर हम तारों की संख्या काउंट करें, तारे कितने होते हैं मघा नक्षत्र में, तो हम जान पाएंगे कि 3 तारे होते हैं। मघा नक्षत्र में तारों की संख्या होती है 3। और अगर हम इसकी आकृति की बात करें कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति घर के समान होती है। जैसे कि घर बना होता है और उसमें राजा का मुकुट रहता है। जैसे कि एक घर सा बना दिया और घर से के अंदर हमने एक राजा का मुकुट बना दिया, इस तरीके से। ये आकृति किसकी होती है, मघा नक्षत्र की होती है। मघा नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो पितृ या पूर्वज जो होते हैं वो माने जाते हैं। तो राजमुकुट का घर, यानी कि ये कूटनीति, राजसी, राजकीय और विशिष्टता का घर कहा जाता है। राजसिक ग्रह सूर्य और चंद्रमा अगर यहाँ पर स्थित होते इस मघा नक्षत्र में, अगर मघा नक्षत्र में स्थित होंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नत माना जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या माना जाएगा, उन्नत माना जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। अब देखिए, यहाँ से देखेंगे हमें ज़्यादा और अच्छे से स्पष्ट होता चलेगा। मघा नक्षत्र की हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। मघा नक्षत्र के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो एक तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, अगर स्थित होते हैं तो व्यक्ति बहुत उन्नत होता है। किस में उन्नत होता है, राजसिक कार्यों में।
पूर्वज बिना किसी इच्छा के अत्यधिक उसको उपहार देते हैं। मतलब पूर्वज कुछ माँगेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसको अपनी तरफ से देते रहेंगे, जिसका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। और देखिए, इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, वो अधिक जो धनी कहा जाता है उसको, अधिक भाई बंधु होते हैं उसके, भोगी प्रकृति का होता है, पितृ भक्त भी वह ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा। अत्यंत उद्यमशील यानी कि बहुत मेहनती होगा, सेना नायक होगा, राज सेवा में लगा रहने वाला भी होता है, लेकिन स्त्रियां उसकी कमजोरी होती हैं। शरीर के अंग की हम बात करें तो जिस किसी जातक का जन्म मघा नक्षत्र में होता है, उसके जो शरीर का अंग इस नक्षत्र के लिए वो नाक है, आपकी नाक। अब देखिए, व्यवसाय की अगर हम बात करें तो जिनका जन्म मघा नक्षत्र में होता है, उनके व्यवसाय में राजाध्यक्ष, कोई बड़ा व्यापार, वकालत का पेशा हो सकता है, न्यायाधीश भी ऐसे लोग बन सकते हैं, और इतिहासकार और पुरातत्व विभाग आदि से जुड़कर भी ऐसे लोग कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वजों से संबंध होता है इस नक्षत्र का। अगर हम मैदनी ज्योतिष में बात करें तो जो कच्चे तेल, घी, अलसी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान हैं और बिजली के उपकरण हैं, जैसे रसायन उद्योग और प्लास्टिक उद्योग, उन पर इस नक्षत्र का आधिपत्य होता है। अब देखिए, मघा नक्षत्र के बारे में हमने डिटेल में खूब जाना। अब हम बात करेंगे मघा से आगे। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ को? अब हम बढ़ेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की तरफ। तो अब आ गए हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अगर हम बात करें पूर्वा फाल्गुनी की, तो इस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? नक्षत्र का स्वामी होगा शुक्र। इस नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। अब देखिए, इस नक्षत्र में तारों की संख्या अगर हम देखें कि कितने तारे होते हैं इस नक्षत्र में, तो इस नक्षत्र में दो तारे होते हैं। कितने होते हैं? दो तारे। तारों की संख्या, स्टार्स जो होते हैं वो दो तारे होते हैं इस नक्षत्र में, दो। नोट करते चलिए आप इन सब बातों को, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो तारे इसमें होंगे, और इस नक्षत्र की जो आकृति है वो मंच के समान होते हैं, जैसे कोई मंच सजा हुआ होता है उसके समान। इसके अधिदेवता होते हैं भग। भग कौन है? सूर्य का ही एक नाम है भग, जिस पर वैवाहिक सुख और धन संपत्ति का उत्तरदायित्व होता है। और इसका दूसरा अधिदेवता होता है शिवलिंग, जो सृष्टि की रचना का आधार है। एक ओर जहां ये रचना का आनंद है, वहीं दूसरी ओर यह दूसरों की सांसारिक विषयों में आसक्ति और आत्मत्याग को भी दर्शाता है। प्रसिद्धि और यश कीर्ति इस नक्षत्र की विशेष पहचान होती है। देखिए, सिंह राशि में हमने पहले पढ़ा कि मघा नक्षत्र जो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक को वहां पर राशि की 30 डिग्री में से ले लेता है। अब बात आई पूर्वा फाल्गुनी की। तो पूर्वा फाल्गुनी के भी 13 नक्षत्र 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट का जो पूरा नक्षत्र है, ये पूरा आ जाएगा। तो हम मघा और पूर्वा फाल्गुनी ये पूरे के पूरे कहाँ पर आ जाएंगे? ये आएंगे सिंह राशि में। अब देखिए, अगर बात करें इस नक्षत्र की, तो इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, वो विद्या और पशुधन से संपन्न होता है। बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव का देखने को मिलेगा। स्त्रियों से प्रेम करने वाला होगा। रति सुख से पूर्ण उसको कहा जाएगा, सुखी कहा जाएगा, मधुर भाषी कहा जाएगा, उदार, आकर्षक और यात्राओं का शौकीन और विद्वानों से ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है। शरीर के अंग देखें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का किस शरीर के अंग पर आधिपत्य है? तो ये गुप्तांग पर इसका आधिपत्य होता है। अगर हम इसके व्यवसाय की बात करें, क्योंकि शुक्र इसके कौन हो जाते हैं? इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो ये संगीत, कला, अभिनय, मनोरंजन आदि पर अपना आधिपत्य रखता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में जो नक्षत्र आता है, वह आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, क्योंकि यहाँ पर 4 4 8 और ये चरण हो गए इसमें, तो मघा नक्षत्र के, और यहाँ अगर आप देखोगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण रहेगा सिंह राशि में। और इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी बनेंगे, वो बनेंगे सूर्य।
सूर्य जो कि इस राशि के स्वामी भी हैं और वही सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी भी बन जाते हैं। अब देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अब जो डिग्रियां कितनी जाएंगी, तो 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ पर रहेगी। कितना रहेगी मैं लिख देता हूँ एक बार, 3 डिग्री 20 मिनट। ये आपका नक्षत्र का इतना हिस्सा हो जाएगा, तो 10 डिग्री जो बचेंगी वो आगे कन्या में चली जाएंगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की डिग्रियां। ठीक है, तो एक चरण यहाँ हो गया, बाकी के 3 चरण कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे कन्या राशि में, उत्तरा फाल्गुनी के। अब देखिए, अगर हम तारों की बात करें तो यहाँ पर जो तारों की संख्या है वो भी 2 है। जैसे पूर्वा फाल्गुनी में थी, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 है। और इसकी जो आकृति है वो चारपाई के समान होती है। इसके जो अधिदेवता हैं वो अर्यमा है। अर्यमा कौन है? सूर्य का ही एक दूसरा नाम है। तो अर्यमा है जो क्या करते हैं, वो संरक्षकता करते हैं, गार्जियन की तरह काम करते हैं। तो संरक्षक देने वाले हैं, शासक है। पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक जोड़ा हुआ। अंतर केवल क्या है इसमें अंतर? दूसरों की सहायता करने में उदारता और जो कृपाशीलता होती है, संरक्षकता और अति इच्छा होने का, इन दोनों में यहाँ पर ये मुख्य गुण मिलेगा। भग और अर्यमा दोनों को एक साथ ही पूजा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के ही पूरक हैं। ये अनैतिक शारीरिक संबंधों से अपमान अथवा उससे बचाकर निकालना अथवा लाभ भी इंगित करता है। देखिए, इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है वह लोकप्रिय होगा, शूरवीर होगा, मीठा बोलने वाला होगा, धनुर्विद्या का ज्ञाता होगा, अत्यंत योद्धा और स्वनिर्मित भू संपत्ति का स्वामी भी होता है। शरीर के अंग की बात करें तो इस नक्षत्र का जो आधिपत्य है वो गुप्तांगों पर होता है। व्यवसाय देखें तो इस नक्षत्र के व्यवसाय में समाज सेवा आती है। कोई प्रिंटिंग यानी कि मुद्रण इसमें आ जाएगा, प्रकाशन आ जाएगा, जनसंपर्क भी इसमें आ जाएगा और संदेश वाहक भी इसी में आते हैं। अस्पताल से संबंधित अगर व्यवसाय है, अस्पताल में जो संबंधित नौकरी अगर आप करते हो, दवा विक्रेता आदि हो, तो भी वो इसी नक्षत्र के आधिपत्य क्षेत्र में आता है। अब हम बात करने वाले हैं इस नक्षत्र के बाद में हस्त नक्षत्र की। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। तो अब हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। देखिए, हस्त नक्षत्र, देखिए कन्या राशि में ये 10 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 23 डिग्री 40 मिनट तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंडर रहेगा, हस्त नक्षत्र के। हस्त नक्षत्र
यहाँ देखिए हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए? तो इसके स्वामी होंगे चंद्रमा। चंद्रमा, वही चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा। देखिए चंद्रमा हस्त नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं। और इस नक्षत्र में तारों की संख्या अगर हम देखेंगे तो तारों की संख्या इस नक्षत्र में कितनी होती है? 5 होती है। तारों की संख्या इस नक्षत्र में 5 होगी। और इसकी आकृति हाथ के समान होती है, जो दृढ़ निश्चय शक्ति एवं मुट्ठी में जकड़ी हुई चित्त की दृढ़ता को इंगित करता है। और इसका अधिदेवता होता है सूर्य, जो आध्यात्मिकता का उत्तरदायित्व रखता है। सूर्य से ही जीवन प्रारंभ होता है और यह नक्षत्र सूर्य के सभी गुणों को अपने अंदर समाये हुए होता है। इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन असत्य बोलने वाला होगा, भ्रष्ट होगा, बेशर्म, शराब का सेवन करने वाला, बंधु बांधव रहित, चोर एवं पर नारी से प्रीति रखने वाला भी उसको शास्त्रों में कहा गया है। यदि कुंडली का पंचमेश, जन्म कुंडली का पंचम भाव का मालिक यानी कि पंचमेश हस्त नक्षत्र में हो तो यह संतानहीनता का कारण होता है। मुख्य सूत्र है, ध्यान कर लीजिए। अगर हम हस्त नक्षत्र के शरीर पर किस अंग पर, शरीर के किस अंग पर इसका आधिपत्य ये समझें तो दोनों हाथों पर हस्त नक्षत्र का आधिपत्य होता है। हस्त नक्षत्र कौन कौन से व्यवसाय पर अपना आधिपत्य रखता है? तो यह सलाहकार बना सकता है आपको, सलाहकार यानी कि कंसल्टेंट, मंत्री, लेखक, पुजारी, चोर भी बना सकता है, ज्योतिषाचार्य भी बना सकता है, ज्योतिष में भी रुझान दे सकता है, राजनयिक कार्यों में राजदूत, वकालत, वस्त्र एवं सूत उद्योग, इनमें भी आपको सक्रिय कर देता है। और इन ये इसके आधिपत्य क्षेत्र में आते हैं ये व्यवसाय। अब हम इसके बाद में बात करने वाले हैं अगले नक्षत्र की। अगला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, और जिसके स्वामी हो जाते हैं मंगल। और यह कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक चलता है। और फिर तुला राशि में ये 2 चरण इसके यहाँ हो गए, 2 चरण तुला राशि में चले जाएंगे, जो 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेंगे। स्वामी हो जाते हैं इसके मंगल। चित्रा नक्षत्र में तारों की संख्या होती है 1, केवल 1 होगी तारों की संख्या चित्रा नक्षत्र में, 1 तारा। और इसकी आकृति मोती के समान होती है। इसका अधिदेवता होता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के शिल्पकार, जो क्रियात्मक कला के भी देवता हैं। देखिए इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है वो बहुत देखने में आकर्षक होता है, अति आकर्षक उसको कहते हैं। सुंदर परिधान पहनने वाला यानी कि सुंदर कपड़े पहनने वाला, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, पुत्र, स्त्री, धन धान्य से संपन्न और संतुष्ट, और देवताओं ब्राह्मणों का भक्त होता है। ऐसे जातकों के पास विवरण कहने की कला होती है। कोई भी बात कहेंगे बड़े अच्छे तरीके से कहेंगे, और ये एकांत और अपराजित होते हैं। यदि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में अगर किसी के हों तो जातक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, पुस्तक पढ़ने में, और गंभीर और गहन विषयक विद्यार्थी भी होता है। अगर हम देखें तो इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो माथे पर होता है। व्यवसाय जो इसके आधिपत्य में आते हैं वो कलात्मक हो सकते हैं, कलात्मक विज्ञापन, सजावट, विशेषज्ञ इनको बना देते हैं। कला और संगीत, असामान्य जड़ी बूटी, आभूषण, इंजीनियरिंग, आविष्कार का कार्य और व्यापार आदि सब हम इस चित्रा नक्षत्र से समझ सकते हैं। ये चित्रा नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए अब मैं आगे बात करूंगा स्वाति नक्षत्र की। तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? देखिए स्वाति नक्षत्र के स्वामी हो गए राहु। तो राहु इसके होते हैं स्वामी, और तुला राशि में ये 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक रहता है।
इसके तारों की संख्या देखें तो 1 है और इसकी आकृति मूंगा के समान होती है, जो कोमल और प्राकृतिक होता है और जो अपनी उत्कंठा को नियंत्रण में रखता है। इसका अधिदेवता वायु है, जो जातक में जो अस्थिरता और अधिक समय तक एक स्थान पर न टिकने को इंगित करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति घूमता रहेगा और अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ता बनाए रखता है। इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, वो विदग्ध, व्यापारी, क्रय विक्रय में दक्ष होता है, दयालु, मधुरभाषी, ऊर्जावान, धार्मिक, लेकिन कंजूस यानी कि कृपण भी होगा, प्रिय का प्यारा, सुशील और देवभक्त होता है और देवी सरस्वती से विशेष इसको लगाव होता है, प्रीति होती है। और ऐसे जातकों के पास संपत्ति आसानी से आती है और चली भी जाती है। शरीर के जो उंगलियां होती हैं उन पर इसका आधिपत्य होता है। व्यवसाय देखें इस नक्षत्र के तो व्यापार, वाहन, यातायात, पर्यटन, दुग्ध उद्योग, छायाचित्र और अभिनय कला, मृतक, उद्घोषक, प्लास्टिक एवं कांच का निर्माण और व्यापार आदि, ये सब इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं व्यवसाय में। अब हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं गुरु, गुरु बृहस्पति। इसका 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तुला राशि में आएगा ये नक्षत्र और इसके बाद में ये वृश्चिक राशि में चला जाता है, जो 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। विशाखा नक्षत्र में तारों की संख्या 4 होती है। तो तारों की संख्या विशाखा नक्षत्र में कितनी होती है? 4। ठीक है, विशाखा नक्षत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। विशाखा, ये विशाखा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? विशाखा नक्षत्र की। तो इसके स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, गुरु बृहस्पति। और देखिए ये तारे कितने होते हैं इसमें? 4 तारे होते हैं। तारों की संख्या 4 है। इसकी आकृति तोरण के समान होती है और इसके अधिदेवता इंद्र और अग्नि हैं। ये किसका प्रतीक है? तो ये सफलता, विजय, तानाशाह बनने का रुझान और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दुर्जय, साहस और अत्यंत प्रयास को इंगित करते हैं। अब देखिए इस नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो जातक सुंदर होगा, वाक्पटु होगा, धनवान होगा, लेकिन अत्यंत लोभी, अत्यंत मानी, निष्ठुर, कलहप्रिय और वेश्याओं में रति रखने वाला होता है। ऐसा जातक मित्र बनाता है और अपने स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करता है। इनके लिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति और सफलता के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई महत्व नहीं होता। ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं। धैर्य और जो इनको कोई इसको लेकर कोई भी संदेह नहीं होता। ये कई कार्य करते हैं लेकिन किसी भी कार्य में मुश्किल से ही एकचित्त होकर काम करते हैं। इनको शत्रुओं से हानि और भय होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब देखिए हम देखें कि शरीर के कौन से हिस्से पर इस नक्षत्र का प्रभाव है, तो ये दोनों बाजुओं पर इसका प्रभाव होता है। अगर हम इस नक्षत्र के आधिपत्य में आने वाले व्यवसायों की चर्चा करें तो ये है साहित्य, राजनीति, वित्तीय व्यवसाय, जल और वायु यात्रा, अध्ययन आदि इसमें शामिल होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम अगले नक्षत्र की। अगले नक्षत्र का, जिसका अगला नक्षत्र है उसका नाम है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। अब देखिए
वृश्चिक राशि में ये 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक विस्तार किए होते हैं। इनके स्वामी मैं बता चुका हूँ शनि होते हैं। और अनुराधा नक्षत्र में तारों की संख्या होती है 4। तारों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और इसकी आकृति एक पिंड के समान होती है। और इसके अधिदेवता कौन होते हैं? मित्र होते हैं। मित्र कौन है? सूर्य का ही एक नाम है मित्र। अनुराधा नक्षत्र का फल भी विशाखा के समान होता है। जो अंतर है केवल यह होता है कि विशाखा नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, तो ऐसा जातक सफल होने के बाद अपने जो भूतकाल हैं, भूतकाल से के जितने भी हितैषी हैं, सबको भूल जाता है। जबकि अनुराधा नक्षत्र में जन्मा जातक अपने स्वजनों में प्रति जो श्रेष्ठ भावनाएं रखता है और सफल होने के उपरांत भी अपने मित्रों को भूलता नहीं है। तो ये अंतर है विशाखा में और अनुराधा में। देखिए, अगर हम अनुराधा नक्षत्र की बात करें तो इस नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, तो जातक अपने पुरुषार्थ से परदेश में रहने वाला, यात्राओं का शौकीन, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखने वाला, बांधवों के कार्य बनाने में सदैव उनके साथ रहना, प्रयत्नशील रहना, ऐसे बहुत ज़्यादा मित्र बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं। और ये भ्रष्ट भी होते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के बारे में अधिक सोचते हैं, बाकी ये नहीं सोचते। अगर हम देखें तो अनुराधा नक्षत्र शरीर के जो हृदय होता है, यानी कि जो हार्ट है, वहाँ पर इसका आधिपत्य होता है इस नक्षत्र का। इस नक्षत्र के से संबंधित जो व्यवसाय हैं, अगर हम उनको समझ लें तो ऐसा कार्य जहाँ शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, जनप्रिय नेता भी ऐसे लोग बन सकते हैं। हड्डियों और उन्हें जो हड्डियों के साथ साथ आप देखिए ऊनी वस्त्र हैं, उनका जो व्यापार, जल 6 विभाग में शामिल हो जाना, खाद्य तेल जो निर्माता हैं और विक्रेता हैं, उनसे जुड़कर जो व्यवसाय है वो व्यवसाय रहेगा। गुप्त विद्याओं आदि में भी ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक चलता है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, वो स्वामी होते हैं बुध।
देखिए, ज्येष्ठा का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि एक गंडमूल नक्षत्र है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सबसे बड़ा। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में तारों की संख्या 3 होती है। इस 4 को मत देखिए, कितनी होती है? 3, 3 होती है। इसकी आकृति कुंडल के समान होती है। वो कानों का कुंडल होता है ना, उस तरीके से। इसके जो अधिदेवता हैं वो इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं और बहुत ज़्यादा वीर हैं, बहादुर हैं, ऐसे युद्ध लड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा आदर्श और शक्तिशाली व्यक्तित्व वह रखते हैं। यदि यह अशुभ जो ग्रहों से प्रभावित हो जाए नक्षत्र, तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और संताप का कारण भी ये बन जाता है। इस नक्षत्र में किसी जातक का अगर जन्म हुआ है और अपने मित्रों में वो बड़ा आपको देखने को मिलेगा। मित्र कम बनाएगा, स्पर्धा रखेगा अवश्य। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोपनीय होगा, कवि हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, पंडित हो सकता है, धर्म में लगा रहने वाला और शूद्रों द्वारा पूजित ऐसा व्यक्ति हो सकता है। शरीर के अंगों की बात करें तो जीव पर ज्येष्ठा नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। व्यक्ति की जो जीव होती है, जिह्वा बोलते हैं, उस पर विशेष अधिकार होता है। अगर हम इसके व्यवसाय देखें कि कौन से व्यवसाय में इस नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो प्रशासन से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उनमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मुद्रण, जैन विभाग, जो जेल विभाग है उससे संबंधित हो सकता है। डाक तार विभाग, उत्खनन से संबंधित कार्य ये नक्षत्र देता है। रासायनिक इंजीनियर आदि भी जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में होता है, वह यहाँ पर इस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अब देखिए, हमने मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक के ये 9 नक्षत्रों की चर्चा करी। अब हम तीसरे पार्ट में लेकर आएंगे मूल नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक को। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिनको भी अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, वह आपसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।